हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए जो है SCERT द्वारा विज्ञान की प्रकाशित पाठ्यपुस्तक जो कक्षा 8 की है उसका चैप्टर 7 इकाई 7 जंतुओं में जनन लेकर के आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जननांग और निषेचन, भ्रूण का परिवर्तन, जरायुज एवं अंडयुज, ये है इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या है। प्रजनन क्या है? सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। मतलब कि सजीव जितने भी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो है प्रजनन। ठीक है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसे स्वाभाविक है? कि अपनी ही प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव क्या करता है? अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है और जीवों की इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अलैंगिक जनन मतलब कि जिसमें जननांगों की आवश्यकता ना हो और प्रजनन हो जाए, अपने ही उसके जैसे ही नए जीव का उद्भव हो जाए, वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे जो है जंतुओं के जनन के बारे में देखा जाएगा, अलैंगिक जनन। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे जो है हाइड्रा का लिया गया है। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा के स्थायी स्लाइड को आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करने पर क्या दिखाई देता है? दिखाई देने वाली संरचना का साफ चित्र बनाना है। क्या शरीर में उभरी हुई संरचना दिखाई दे रही है? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या भी ज्ञात कर लीजिए। परिपक्व हाइड्रा जो होता है उसके शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मुकुल कहलाते हैं। ठीक है, यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस प्रकार अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन की यह विधि जो होती है वो क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। क्या कहलाती है? मुकुलन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अमीबा क्या है? एक कोश की सूक्ष्म जीव है। इसके कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। ठीक है, अमीबा जो है एक कोश की है। ठीक, एक कोश की सूक्ष्म जीव है। इसके कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। केंद्रक जब परिपक्व हो जाता है तो वो दो भागों में बंटने लगता है। ठीक, जब दो भागों में बंटेगा तो जिससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और अंत में अमीबा का शरीर भी दो भागों में बंट जाता है। पहले क्या होगा? केंद्रक बंटेगा, उसके बाद उसका शरीर भी बंट जाता है दो भागों में और प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्रक चला जाता है, मौजूद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? एक ही जनक अमीबा जो है दो संतति उत्पन्न करता है। एक जनक अमीबा से दो संतति अमीबा पैदा हो जाते हैं। परिपक्व शरीर को पुनः दो भागों में बांटकर अमीबा जो होता है अपना अस्तित्व खो देता है। मान लीजिए कोई बड़ा सा है, यहाँ पे केंद्रक है, ये छोटे छोटे दो बना लिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन हो गया अमीबा का। और ये जो बटा है दो संतति उत्पन्न किया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? द्विखंडन। ठीक है, अमीबा के अतिरिक्त कुछ जीवों जैसे कि मलेरिया परजीवी जो कि प्लाज्मोडियम है आदि में भी जनन जो है बहुविभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन दिखा रहा है। मतलब बहुविभाजन में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस छोटे छोटे कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे एक न्यूक्लियस, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। तो फिर बहुत सारे एक ही प्लाज्मोडियम से ढेर सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे, तो मल्टी डिवीजन हो गया। अमीबा में क्या है? द्विखंडन है, एक अमीबा से दो अमीबा बन रहा है। अब चलिए देखते हैं लैंगिक प्रजनन क्या है। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, नर और मादा जननांग का होना जरूरी है लैंगिक जनन के लिए। अधिकांश जंतु जो होते हैं जैसे कि मछली, मेढक, गाय, बकरी और मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो होता है कुछ ऐसे भी जंतु हैं जैसे कि केचुआ हो गया, जोंक हो गया, इनमें क्या होता है? नर और मादा जनन अंग क्या होते हैं? एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा अलग अलग इंडिविजुअल में मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? एकलिंगी जंतु। और जिनमें दोनों जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाएंगे वो कहलाते हैं द्विलिंगी जनन जंतु। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नर जननांग में नर युग्मक तथा मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे मेल गेमिट्स बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे, तथा मादा जननांग में क्या होगा? फीमेल गेमिट्स बनेंगे, ओवम बनेंगे या मादा युग्मक बनेंगे। ठीक है,
निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर एवं मादा युग्मक क्या होता है, संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। नर जननांग में नर युग्मक, मादा जननांग में मादा युग्मक बनेगा। दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे, निषेचन प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तो नर और मादा जब दोनों मिलेंगे तो उनके मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संलयन कहलाती है। और जो बनेगा नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो कहलाता है युग्मनज या जाइगोट। ठीक है, यही युग्मनज जो है वृद्धि एवं विकास करके नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, जो जाइगोट होता है वही ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होगा, तो फिर एक नए जीव का निर्माण होगा। ठीक, मानव के जननांग एवं निषेचन, चलिए इसको देख लेते हैं। पुरुषों में उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है। पुरुषों में वृषण होता है अंडे के आकार का, जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। तो आपने यहाँ पे देखा शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, वृषण के अंदर। ठीक है, इससे जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्रनलिका होती है, जिससे शुक्राणु गति करता हुआ शिश्न के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक, शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म एक कोश की संरचना होती है। शुक्राणु कैसे होते हैं, बहुत ही माइक्रो टाइप के होते हैं, बहुत ही छोटे रहेंगे, बहुत सूक्ष्म रहेंगे और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग स्थित होते हैं। इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पे आपने देखा अंडाशय में जो है अंडाणुओं का निर्माण होगा। अंडाणु भी क्या होता है, एक कोश की संरचना होती है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर शुक्राणु कहाँ आता है, अंडवाहिनी में आकर के अंडाणु से संलयित होता है। संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है, निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाता है। ठीक है, निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट। जो फर्टिलाइज्ड ओवा होगा उसको युग्मनज बोलते हैं। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया जो है मादा शरीर के अंदर होती है। ठीक, मनुष्य में और उसके ही जैसे दूसरे जीव मैमल्स जो हैं, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है, फीमेल के शरीर के अंदर होता है। ऐसे निषेचन को कहते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, इसके अतिरिक्त अकशेरुकी जंतु हैं, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं या मछली है, मेढक है, इनमें शुक्राणु और अंडाणुओं को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे निषेचन कहाँ होता है, शुक्राणु और अंडाणु जो है जल में चले जाते हैं और उसके बाद जल में ही शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार निषेचन जो कि जंतुओं के शरीर के बाहर होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन किन में मिलता है, अकशेरुकी जंतुओं में, मछली में, मेढक में इत्यादि में। ठीक है, इसी टाइप दूसरे जीवों में। चलिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, जो परिवर्धित होकर भ्रूण में बदल जाता है। जाइगोट क्या होगा, डिवाइड होकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ठीक, इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आँख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है, तब वह अवस्था गर्भ कहलाती है। मतलब जब सारे अंगों का निर्माण हो जाता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है, गर्भ कहलाती है। गर्भ का पूरा विकास जो है हो जाने पर माँ जो है शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण शिशुओं में क्या होता है, माता और पिता दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नर से क्या है, नर युग्मक मिला। ठीक है, मेल से नर युग्मक या मेल गेमेट का निर्माण हुआ, जो कि शुक्राणु बनाया। ठीक, शुक्राणु और ओवम कहाँ से आया, फीमेल से ओवम मिला, फीमेल गेमेट है ये। जब दोनों फर्टिलाइज किए, यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया हुई। फर्टिलाइज करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, युग्मनज या जाइगोट बनाया। जाइगोट ही डेवलप करके, विकास करके, ग्रोथ करके क्या बनाए, एम्ब्रियो बनाए। एम्ब्रियो जो है गर्भ में प्रेगनेंसी का निर्धारण करता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के पश्चात पूरा परिवर्धन होगा, डेवलपमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, न्यू नेटल या नवजात शिशु का जन्म होता है, जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कोई भी जो न्यू नेटल या नवजात शिशु होता है वो मादा और नर दोनों के ही गेमीट से बना है। तो जाहिर सी बात है, दोनों के गेमीट हैं, दोनों के ही गुण आएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो किसी एक को केवल जिम्मेदार नहीं बता सकते,
कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है तो नर और मादा दोनों ही इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। जरायुज एवं अंडयुज, चलिए अब ये देखते हैं क्या है। आपने अब तक जाना कि कुछ जंतु क्या होते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, कुछ जो है अंडे देते हैं, ठीक है, जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, जरायुज, जैसे कि मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि। और अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं वो कहलाते हैं अंडयुज। ठीक, बच्चों को जन्म देने वाले, शिशुओं को जन्म देने वाले जो है जरायुज होते हैं, और अंडों को देने वाले जो है अंडयुज होते हैं, जैसे कि मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। ठीक है, अब एक्टिविटी एक देख लेते हैं हम लोग। अध्यापक की सहायता से अंडा देने वाले तथा बच्चे देने वाले जंतुओं की सूची तैयार करिए। कर लीजिएगा आप लोग। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जंतुओं में प्रजनन की दो विधियां, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। वृषण, शुक्रवाहिनी और शिश्न क्या है, नर जनन अंग है। ठीक है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु, वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है तथा निषेचित अंडाणु जो है युग्मनजर कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन और शरीर के बाहर होने वाला निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन है। निषेचित अंडाणु जो है गर्भाशय में रोपित हो जाता है और यहीं इसका विकास होता है, जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु का जन्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स, बाय।